नमस्कार। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो भेजा था उसमें तराइन के पहले युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि तराइन के उस पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना को बहुत बुरी तरह पराजित किया। परंतु 1191 के बाद पराजित मोहम्मद गौरी 1 वर्ष तक उसने युद्ध की अच्छी तैयारी की और 1192 ईस्वी में उसी तराइन के मैदान में वो पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देने के लिए आ गया। उसने भारत में प्रवेश का जो रास्ता चुना वो वही था, यानी कि वो लाहौर और मुल्तान के रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचा। लाहौर और मुल्तान के रास्ते से वो तराइन के मैदान में पहुंचा। पृथ्वीराज को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मोहम्मद गौरी इतनी जल्दी उसके ऊपर पुनः आक्रमण कर देगा। वो आक्रमण के प्रति बिल्कुल असावधान थे। कहते हैं भोग विलास में भी लिप्त थे और चौहान सेना इस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ताजुलम आसिर से हमको मालूम होता है कि युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास अपना एक दूत भेजा था। यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले मोहम्मद गौरी का एक दूत पृथ्वीराज चौहान के पास गया था और उस दूत ने पृथ्वीराज चौहान के समक्ष 2 शर्तें रखी थीं। पहली शर्त थी कि पृथ्वीराज चौहान इस्लाम स्वीकार कर ले और दूसरी शर्त थी कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ले। यानी कि जो ताजुलम आसिर है उससे हमें ज्ञात होता है कि युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान के समक्ष मोहम्मद गौरी का एक दूत गया था और उस दूत ने पृथ्वीराज चौहान के समक्ष ये शर्त रखी थी कि पृथ्वीराज चौहान ये इस्लाम स्वीकार कर लें और इस्लाम के साथ साथ वो अगर अधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं तो मोहम्मद गौरी उनके राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने इन दोनों शर्तों को नहीं माना और मोहम्मद गौरी को वापस चले जाने का संदेश दिया। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी ने पूरी तैयारी के साथ प्रवेश किया। युद्ध से पहले जो युद्ध में जो भारी सामान था उसने पीछे छोड़ दिया। भारी सामान से मेरा मतलब है हाथी थे, बड़े बड़े जो ध्वज थे और भारी सामान जैसे पताका थी, झंडे थे, ये सारे के सारे उसने बहुत पीछे छोड़ दिए। युद्ध मैदान में वो सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को लेके आया, युद्ध मैदान में वो सिर्फ उन्हीं सामान को लेके आया जो युद्ध में बहुत ज़रूरी थे। उस तराइन के मैदान में आने के बाद उसने अपनी सैनिक रणनीति निश्चित की और उस रणनीति के तहत उसने 10-10 हज़ार अश्वारोहियों के 4 दल तैयार किए। यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले उसने जो तकनीकी अपनाई उसमें उसने 10-10 हज़ार सैनिकों के 4 दस्ते बनाए। इससे पहले तैयारी का समय लेना भी उसने उचित समझा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास दोबारा एक मैसेज भेजा था और उस मैसेज में उसने पृथ्वीराज चौहान के समक्ष ये कहा था कि वो वापस चला जाएगा, वापस अपने प्रदेश में लौट जाएगा, परंतु उससे पहले उसको अपने भाई से इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि वो अपने भाई के आदेश से हिंदुस्तान में आया है, अपने भाई के आदेश से वो तराइन के मैदान में आया है, इसलिए बिना भाई की इजाज़त के वो वापस नहीं जा सकता। जैसे ही उसको उसके भाई की अनुमति मिल जाएगी वैसे ही वो उस मैदान से वापस चला जाएगा। ये सारी जो बातें थीं सिर्फ छलावा थी। युद्ध में मोहम्मद गौरी को तैयारी के लिए समय चाहिए था। वो नहीं चाहता था कि उसकी तैयारी में किसी तरह पृथ्वीराज चौहान व्यवधान पैदा करें, इसलिए मोहम्मद गौरी इस तरह की संधि के छलावे पृथ्वीराज चौहान के समक्ष भेजता रहा और पृथ्वीराज चौहान उसके छलावे में आते रहे। 10-10 हज़ार सैनिकों के दल तैयार करने के बाद उसने 10,000
तीरंदाजों का भी एक दल तैयार किया। इन तीरंदाजों का ये काम था कि जब युद्ध चले तो शत्रु सेना और मोहम्मद गौरी की सेना के बीच ये रहेंगे और शत्रु सेना के बीच भयंकर तीर फेंकेंगे ताकि शत्रु सेना में हड़बड़ी मच जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। एक बहुत लंबा रास्ता काट के ये चारों घुड़सवार दल पृथ्वीराज की सेना के चारों ओर पहुँच गए। रात के अंधेरे का समय चुना गया और सुबह होते होते इन चारों अश्वारोहियों ने, चारों अश्वारोही के दलों ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को घेर लिया। ये आक्रमण इतना आकस्मिक था, इतना अचानक था, इतना सुबह था कि पृथ्वीराज चौहान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और जब पृथ्वीराज के सैनिकों को ये मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया है तो वो जल्दीबाजी में तैयार हुए। बहुत से सैनिक अभी नहाए भी नहीं थे, बहुत से सैनिक अभी दैनिक जो ये नित्य क्रम है उसमें व्यस्त थे। जल्दी से उन्होंने तैयारी शुरू की और युद्ध के मैदान में वो आ डटे, परंतु बहुत देरी हो चुकी थी। आधी अव्यवस्थित सेना के बलबूते पर हाथी में बैठ के पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध लड़ने का फैसला किया। हाथी में बैठा वो पूरी वीरता के साथ लड़ने लगा, परंतु मोहम्मद गौरी के घुड़सवार और जो तीरंदाज थे उससे पृथ्वीराज की सेना में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज चौहान को हाथी से उतरना पड़ा और हाथी से उतर के उनको हाथी पर बैठना पड़ा, नहीं हाथी से उतर के उनको घोड़े पर बैठना पड़ा। परंतु युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं चला। तीसरे प्रहर तक युद्ध का फैसला हो गया। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। वो सिरसा की तरफ भाग गए और युद्ध का फैसला हो गया। इस युद्ध में शाम होते होते युद्ध का फैसला हो गया था, परंतु इस युद्ध में कहते हैं गोविंदराज जो पृथ्वीराज चौहान के बहुत अच्छे सेनापति थे वो युद्ध में मारे गए थे। मरने वालों की जो संख्या हमारे पास आती है वो मुस्लिम ऐतिहासिक ग्रंथ करीब करीब 1 लाख सैनिक मारने का दावा करते हैं, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के 1 लाख सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। पृथ्वीराज चौहान भाग के सिरसा की तरफ गए, परंतु कहते हैं वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका क्या हुआ ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। परंतु मोहम्मद गौरी की ये विजय बहुत निर्णायक थी। आगे बढ़ के मोहम्मद गौरी की सेना ने हांसी, कोरहम और सोरसठी के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। एक बहुत बड़ा भूभाग पृथ्वीराज चौहान का तुर्कों के अधिकार में आ गया। चौहान साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत के ऊपर एक नए तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक या जिसका पूरा श्रेय हम इस मोहम्मद गौरी को दे सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको इस बात की जानकारी दूंगा कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया और इसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस युद्ध के परिणाम क्या निकले, क्या रिजल्ट इस युद्ध के थे और आगे आने वाला भारत अब कैसा बनने वाला था। अगला वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।